एश्योरेंस हमने आज पढ़ना है, लेकिन कल इससे पहले कल जो सवाल है कल के वाले से वो डिस्कस करते हैं। एक बार इन्हें सवाल की थी अनड्यू बायस का क्या मतलब है, और ये इन्होंने बात की है ट्रू एंड फेयर व्यू में से। जी, अनड्यू बाइस्ड की बात इन्होंने यहाँ से की है। वो कह रहे हैं कि सर अनड्यू बाइस्ड क्या है। सर आपने अगर कल का लेक्चर देखा हो तो उसमें मैंने बड़ी डिटेल से ये बताया था कि अनड्यू बाइस्ड क्या होता है। मैं आपको दोबारा बताता हूँ। सर कुछ ऐसी जगह होती हैं, मैं फिर कह रहा हूँ, मैंने कल बताया हुआ है, लेकिन भाई ने सवाल पूछा है तो मैं बताता हूँ। सर कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर मार्जिन होता है, एस्टीमेट है, जैसे मिसाल के तौर पे अकाउंटिंग एस्टीमेट है, वहाँ पर तो अंदाजे से फिगर लिखते हैं। आपको तो नहीं पता होता एग्जैक्टली कितने लोग पैसे नहीं देंगे, आप अंदाजे से प्रोविजन लिखते हैं। जहाँ पर अंदाज़ा होता ना, वहाँ पर बाइसनेस की गुंजाइश ज़्यादा होती है। अब मैं इसकी मिसाल कल ये दी थी कि जनाब आप मैं पेपर चेक कर रहा हूँ, अगर एमसीक्यू है तो वहाँ पे मेरे पास गुंजाइश नहीं है कि मैं अगर एक बंदे ने गलत ऑप्शन लिए तो उसको आधा नंबर दे दूँ, वो मुझे ज़ीरो ही देना पड़ेगा। लेकिन अगर सब्जेक्टिव है तो वहाँ अगर मेरा कोई दोस्त है या मेरा भाई है तो मैं 5 की 10 में से 5 की जगह 6 दे दूँ, चूँकि वहाँ पर एक सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व है, एस्टिमेट है, मेरा अंदाज़ा है, तो इस वजह से मैं 5 की जगह 6 दे सकता हूँ। ये सब्जेक्टिविटी जो है ना जहाँ पर होती है वहाँ पर बाइसनेस का मार्जिन होता है। अब अनड्यू बाइस्ड होना यानी इतना ड्यू नहीं था जितना मैं बाइस्ड हो गया, इसको कहते हैं अनड्यू बाइस्ड होना। अनड्यू बाइस्ड होने से क्या होगा, अनड्यू बाइस्ड होने से ट्रू एंड फेयर व्यू अनड्यू बाइस्ड का मतलब है कि आप बाइस्ड हो गए और वो बाइस्ड होने की जो है वो अगर कोई बंदा अनड्यू बाइस्ड हो जाए तो वो फेयर नहीं रहेगा। तो ट्रू एंड फेयर व्यू में से ट्रू एक है और फेयरनेस एक है। ये दो बातें थी जो आपके साथ डिस्कस कर दी। सर असल में जी ये ऑडिटर की जजमेंट है कि कौन सी चीज़ मटेरियल है और कौन सी मटेरियल है। ऑडिटर चूंकि नुमाइंदा होता है शेयर होल्डर का, तो वो शेयर होल्डर की ऐनक पहन के चीज़ों को देखता है कि कोई ऐसी चीज़ है जो यूज़र ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए सिग्निफिकेंट है, ठीक है, या उसके डिसीजन को अफेक्ट कर देगी, तो ये ऑडिटर की जजमेंट होती है। हाँ, एक जनरल बेंचमार्क है 5% ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस एज्यूम टू बी मटेरियल और अबव, 1% ऑफ द एसेट इज एज्यूम टू बी मटेरियल। ठीक हो गया। तो ये है इंशाल्लाह इस मटेरियलिटी पर चैप्टर नंबर 3 का यूनिट नंबर 2 है, बड़ी डिटेल से पढ़ाऊंगा। अभी सिर्फ ये कि मटेरियलिटी क्या है, 5% ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स मटेरियल होता है या इससे ज़्यादा, 1% ऑफ एसेट मटेरियल होता है या इससे ज़्यादा, 1% ऑफ रेवेन्यू मटेरियल होता है या इससे ज़्यादा। ठीक हो गया। तो भाई ट्रू एंड फेयर व्यू मटेरियलिटी, और कोई बात लें सर। उसके बाद हमने बात करनी है मटेरियलिटी के बाद ये एश्योरेंस की। सर मुझे आप एक बात बताएं, आपने हायर के एसी लगवाए
और हायर का एसी लगवाने के बाद ये जो नज़दीकी मार्केट से बंदा बुलाया कि चेक करो कि हायर वालों ने एसी ठीक लगाया या नहीं लगाया और इनकी कूलिंग ठीक है या नहीं ठीक, और उसने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है, आपने उसको 25,000 रुपया भी दी है सारे एसी चेक करने का। सवाल है कि उसने आपको क्या दी है? आपने 25,000 दी है, उसके एवज आपको मिला क्या है? कॉन्फिडेंस, एतमाद। एसी तो वो जेडे पहले हायर वाले ला गए सन, सर आपको एतमाद मिला है, आपको कॉन्फिडेंस मिला। एश्योरेंस असल में आपको कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करती है, एतमाद मिलता है आपको, ये असल गेम है। एश्योरेंस एंगेजमेंट में एश्योरेंस फर्म जो है वो एंगेज्ड बाय वन पार्टी ताकि वो ओपिनियन दे सके। अब एश्योरेंस के केस में होता ही है कि सर एक पार्टी जो है वो एश्योरेंस दे देती है। ज़रा अगर मैं इसको हाईलाइट करूं, भाई आप मुझे डाइस इधर कर देते। ठीक, ये क्या चीज़ है? जी मुझे ठीक, जी भाई। अच्छा जनाब, मैं ना आपके साथ एक बात डिस्कस करना चाह रहा था कि एश्योरेंस क्या है। सर एक पार्टी थी हायर कंपनी जिसने एसी लगाए, एक पार्टी थी एसबीआई की मैनेजमेंट जिन्होंने एसी लगवाए, और एक पार्टी थी बरकत मार्केट में जो इलेक्ट्रीशियन है। सर ये वाली पार्टी असल में काम करवा रही है, हायर वाले लोग काम कर रहे हैं, और बरकत मार्केट में जो इलेक्ट्रीशियन है ये चेकिंग कर रहा है। सर यही थीम है ना। अच्छा इसको हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं। सर मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रही है, किसके लिए? शेयर होल्डर्स के लिए। और इसको चेक कौन कर रहे हैं? ऑडिटर। यार यही ट्रायंगल है ना, एक बंदा काम करने वाला है, एक बंदा जिसके लिए चेकिंग हो रही है, और एक बंदा जो चेक करने वाला है। ये तीन का ट्रायंगल है, 3 पार्टी होती है, और एश्योरेंस में एक पार्टी ओपिनियन देती है किसी दूसरे पार्टी को, एक पार्टी ओपिनियन दे रही है किसी दूसरी पार्टी को रिगार्डिंग द पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो कि किसी तीसरी पार्टी ने बनाई है। तो सर 3 पार्टीज है। ये जो ओपिनियन दी जाती है ऑडिटर या ये बरकत मार्केट में इलेक्ट्रीशियन चेक करके जो ओपिनियन दे रहा है, बुनियादी तौर पे ये ओपिनियन ही एश्योरेंस है। ये एश्योरेंस है वो ओपिनियन की फॉर्म में एक्सप्रेस होती है। सर अगर मैं इसको मज़ीद एक्सप्लेन करूं इससे, तो मैं कहूँगा कि भाई असल में 5 चीज़ें हैं।
जी, और इसको कहा जाता है क्रस्ट। याद रखने के लिए CREST, CREST। लो सर, सबसे पहली बात यहाँ से बताना शुरू करूँगा उल्टा। सर 3 पार्टीज हैं, कौन कौन सी? प्रैक्टिशनर, रिस्पॉन्सिबल पार्टी और इंटेंडेड यूजर। प्रैक्टिशनर चेक करने वाला, रिस्पॉन्सिबल पार्टी जिसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है, और इंटेंडेड यूजर शेयर होल्डर। सर हम एश्योरेंस पढ़ रहे हैं, एश्योरेंस, इसमें 3 पार्टीज होती हैं। एश्योरेंस एक ब्रॉडर टर्म है, ऑडिट उसके अंदर का एक हिस्सा है। सर जिस वक्त हम AC चेक करने की बात करें तो ये भी एश्योरेंस है। ऑडिट तो तब होगा जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करेंगे, ठीक है। लो सर, 3 पार्टी रिलेशन, 3 पार्टी रिलेशन आ गया। एलिमेंट्स, 5 एलिमेंट्स हैं इंश्योरेंस एंगेजमेंट के। इंश्योरेंस एंगेजमेंट के 5 एलिमेंट्स हैं, और मैंने सबसे पहले 3 पार्टी। सर दूसरा क्या? सब्जेक्ट मैटर। जिस चीज को चेक करना है वो सब्जेक्ट मैटर है। क्रस्ट में 5 चीजें। सर हम एश्योरेंस पढ़े और एश्योरेंस के एलिमेंट्स पढ़े, और उसमें सबसे पहले क्या आ गया है? 3 पार्टी रिलेशन। पार्टीज कितनी है? 3 है सर। एक प्रैक्टिशनर है, एक रिस्पॉन्सिबल पार्टी है, और एक इंटेंडेड यूजर। 3 पार्टी। सर दूसरा सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर जिस चीज को चेक करना है वो सब्जेक्ट मैटर। एक काम करने वाला, एक काम को चेक करने वाला, एक चेकिंग करने के लिए बुलाने वाला। इंश्योरेंस की 3 पार्टीज होती हैं। सब्जेक्ट मैटर है, किसको चेक करना है, जिस चीज को चेक करना है उसे सब्जेक्ट मैटर कहते हैं। सर तीसरा क्राइटेरिया, किस चीज के अगेंस्ट चेक करना है, किन असूलों के मुताबिक चेक करना है। सर क्राइटेरिया होता है किन असूलों के मुताबिक चेक करना। आपको पता है AC चेक करने वाला किस तरह चेक करता है कि कूलिंग ठीक हो रही है या नहीं? सर कमरे की जो है वो मेजरमेंट ली जाती है, और उसके नंबर ऑफ एसीज देखे जाते हैं, और फिर तीसरे नंबर पे पता क्या किया जाता है? वो देखते हैं कि क्या 5 से 7 मिनट में उसका टेम्परेचर, AC का टेम्परेचर ने जो टेम्परेचर जो सेट हुआ है उसके मुताबिक हुआ या नहीं हुआ। तो ये एक तरीकेकार है। ये काम करने के बाद चेक किया जाता है कि AC की परफॉर्मेंस ठीक है या नहीं। तो सर सेट ऑफ रूल्स जिनके तहत फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी चाहिए थी, क्या बनाई गई है या नहीं? सेट ऑफ रूल्स जिनके मुताबिक चेक किया जाता है। सर आप इन्वेंट्री में क्या चेक करेंगे? पता है लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV है या नहीं? ये आपको किसने बताया? IFRS ने, IS2 ने बताया। सर जी ये क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया सेट ऑफ रूल्स जिनके अगेंस्ट चेक करना है उसको सेट ऑफ रूल कहते हैं। तो भाई 3 पार्टी रिलेशन है, सूटेबल क्राइटेरिया और सब्जेक्ट मैटर। चौथी बात, सर आप चेक कर रहे हैं, आपने सबूत अपने पास रखना। AC चेक करने वाला पता क्या करता है? वीडियो बना लेता। हमने इस तरह काम किया। आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये चेक करना था कि 25,000 रुपये का खर्चा हुआ है या नहीं हुआ। तो आप पता क्या करेंगे? रसीद चेक करेंगे कि वाकई खर्चा हुआ या। ये जो रसीद है ये सबूत है सर। ये सबूत अपने पास इकट्ठे करेंगे और उस बुनियाद पर रिपोर्ट देंगे। रिपोर्ट क्या है?
वो डॉक्यूमेंट जिसमें ओपिनियन दी जाती है उसे रिपोर्ट कहते हैं। वो डॉक्यूमेंट जिसमें ओपिनियन दी जाती है उसे रिपोर्ट कहते हैं। वो सबूत जिनकी बुनियाद पर ओपिनियन दी जाती है उसे एविडेंस कहते हैं। तो भाई एश्योरेंस क्या है? तीन बातें, तीन पार्टीज हैं। एश्योरेंस क्या है? एश्योरेंस कॉन्फिडेंस देना, ठीक है। और जब एश्योरेंस की मजीद बात की जाती है तो कहते हैं एश्योरेंस के कितने एलिमेंट्स हैं? 5। सबसे पहले कितने बंदे होते हैं एश्योरेंस में? 3। इंटेंडेड यूजर चेक करना, इंटेंडेड यूजर जो एश्योरेंस हासिल करना चाहता है, मैनेजमेंट या रिस्पॉन्सिबल पार्टी जो काम कर रहा है, और प्रैक्टिशनर जो उसको चेक करने के लिए बुलाया गया है। 3 पार्टीज होती हैं। जिसको चेक करना है उसे सब्जेक्ट मैटर कहते हैं। जिस रूल्स के अगेंस्ट चेक करना है उसे क्राइटेरिया कहते हैं। ठीक हो गया? यानी पहले ये बताया, फिर सब्जेक्ट मैटर बताया, फिर क्राइटेरिया बताया। जो सबूत इकट्ठे किए गए हैं उसे एविडेंस कहते हैं, और जो ओपिनियन दी गई है उसे एश्योरेंस रिपोर्ट कहते हैं। तो भाई ये 5 बातें। ये 5 बातें जल्दी से इसे एक बार रीड कर लें सर डिटेल में। इस तरतीब क्रस्ट याद रखिएगा, मगर आप इस तरतीब में पढ़ेंगे ना सर। इसके बाद आपको मैं एक निचोड़ बताने लगा हूं। अब गौर से देखना, जब प्रैक्टिशनर रिस्पॉन्सिबल पार्टी के बनाए हुए सब्जेक्ट मैटर को सूटेबल क्राइटेरिया के अगेंस्ट जज करता है, एविडेंस हासिल करता है और रिपोर्ट दे देता है इंटेंडेड यूजर को, तो उसे एश्योरेंस कहते हैं। यार आपने इस जुमले में सारा कुछ कवर कर दिया मैंने। और पता है ऑडिट किसको कहते हैं? अब सुनना, जब ऑडिटर मैनेजमेंट की बनाई हुई फाइनेंशियल स्टेटमेंट को IFRS के साथ कंपेयर करता है, ऑडिट एविडेंस इकट्ठी करता है और ऑडिट रिपोर्ट दे देता है, किसको? शेयर होल्डर को, तो इसे ऑडिट कहते हैं। यार बात पिक कर गए हो? इस एक जुमले में मैंने सब कुछ कह दिया। अब अगला स्टेप सर, एलिमेंट्स ऑफ एंगेजमेंट में मैंने आपको वो जुमला सारा बता दिया, वही कंक्लूजन यहाँ पर लिखा हुआ है। रिस्पॉन्सिबल पार्टी, आउटकम, सब्जेक्ट मैटर, क्राइटेरिया। हाँ, अब ज़रा एक चीज़ और है, लेवल्स ऑफ एश्योरेंस। एश्योरेंस के लेवल्स हैं। एक हाई लेवल एश्योरेंस है, एक लो लेवल एश्योरेंस। हाई लेवल एश्योरेंस को रीजनेबल एश्योरेंस भी कहा जाता है, रीजनेबल एश्योरेंस भी कहा जाता है, और लो लेवल एश्योरेंस को लिमिटेड एश्योरेंस भी कहा जाता है। वो कहते हैं एश्योरेंस चाहिए। अब जरा मेरी बात सुनना, अगर SBI में 380 लगा हुआ तो वो बंदा आके क्या पूरे 380 चेक करेगा? हम उस बंदे कहते हैं यार तुम चेकिंग करो। वो सैंपल बेस पे 300 में से 25 AC चेक करता है, हर कमरे के एक AC चेक कर लेता है और उस बेस पर रिपोर्ट दे देता है। इसको कहते हैं रीजनेबल एश्योरेंस। या 300 में से आप कह लीजिए 300 में से 75 AC चेक कर लेता है या 100 AC चेक कर लेता है।
ये होती है रीजनेबल एश्योरेंस, जिसमें चेक करने वाला रीजनेबली चेक कर रहा है और उसकी बेस पे ओपिनियन दे रहा है। अच्छा, दूसरे नंबर पे ऐसा भी होता है कि चेक करने वाला बंदा हर कमरा चेक नहीं करता या इतना डिटेल में चेक नहीं करता, बल्कि 5 कमरे शॉर्टलिस्ट करता है, उनको चेक कर लेता है और ये बाद में कह देता है कि हाँ ठीक है, खराबी तो कोई नजर नहीं आ रही। ये लो लेवल एश्योरेंस। एक कॉन्सेप्ट है एब्सोल्यूट एश्योरेंस का। एब्सोल्यूट एश्योरेंस होती है 100% एश्योरेंस। एब्सोल्यूट एश्योरेंस क्या होती है जी? 100% एश्योरेंस। ऑडिट हाई लेवल एश्योरेंस है, अच्छे वाली एश्योरेंस है, लेकिन एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं है। हाई लेवल एश्योरेंस है, अच्छे वाली एश्योरेंस है, लेकिन एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं है। यानी ऑडिटर 100% एश्योरेंस के साथ गारंटी भी लिख लें, ऑडिटर गारंटी नहीं देता। ऑडिटर अल्लाह की कसम खा के नहीं कह रहा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक। ऑडिटर कह रहा है जितना मैंने चेक किया, जितनी मेरी असेसमेंट है, उसके मुताबिक ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है। हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस है और हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस है जो ऑडिटर प्रोवाइड करता है मैनेजमेंट को। हाँ, एक्सप्रेशन पॉजिटिव है। एक्सप्रेशन पॉजिटिव का मतलब है वो ये जुमला पॉजिटिवली कहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है, ये पॉजिटिव जुमला। एक्सप्रेशन पॉजिटिव है और इसकी एग्जांपल है रीजनेबल एश्योरेंस की एग्जांपल है ऑडिट। रीजनेबल एश्योरेंस की एग्जांपल है ऑडिट। अब हम बात कर लेते हैं लिमिटेड एश्योरेंस की। लिमिटेड एश्योरेंस क्या है? ये मॉडरेट लेवल एश्योरेंस है या लो लेवल एश्योरेंस है। इसमें ज्यादा डिटेल में चीजें चेक नहीं की जाती। इसमें ज्यादा डिटेल में चीजें चेक नहीं की जाती। ये मॉडरेट लेवल एश्योरेंस प्रोवाइडेड बाय द प्रैक्टिशनर कंक्लूजन एक्सप्रेस इन नेगेटिव फॉर्म। सर आपने गौर किया, पहले पॉजिटिव था, यहां पर नेगेटिव। नेगेटिव फॉर्म, उधर पॉजिटिव फॉर्म है, यहां पर नेगेटिव फॉर्म। It is necessary in the situation where the accountant or auditor cannot obtain sufficient evidence to provide positive assurance. ये moderate level of assurance है जो प्रोवाइड की जाती है प्रैक्टिशनर और प्रैक्टिशनर की जानिब से in negative form. It is necessary in the situation where the accountant or auditor cannot obtain sufficient evidence to provide positive assurance. This level of assurance is usually given in review of financial statement or examination of forecast या projection. सर अब जरा मेरी बात सुनना, एक तरफ 300 में से 100 एसी चेक किए, एक तरफ उन्होंने 50 कमरों में से 3 कमरे चेक किए और चेक करने के बाद कह दिया जितना हमने देखा हमें को गलती नहीं मिली। गौर से सुनना, एक तरफ क्या कह रहा है? एक तरफ कह रहा है हमने चेक कर लिया हमें गलती नहीं मिली, हमने चेक कर लिया एसी ठीक है, यह है पॉजिटिव एक्सप्रेशन। दूसरी तरफ वो पता क्या कह रहा है? जितना हमने चेक किया हमें को गलती नहीं मिली। दोनों में फर्क है।
एक तरफ ये कह देना कि सारे एसी ठीक काम कर रहे हैं और एक तरफ ये कह देना हमें गलती नहीं मिली, दोनों में फर्क है। वो पॉजिटिव एक्सप्रेशन है, वहां पर एसर्टिव हो रहे हैं, वहां पर आप जजमेंट दे रहे हैं, वहां पर आप आगे बढ़ के कह रहे हैं सब ठीक है। ये नेगेटिव एक्सप्रेशन है, यहां पे आप पैसिवली कह रहे हैं कि हमें गलती नहीं मिली, दोनों में फर्क है। वो ऑडिट है जहां पर आप ये कहते हैं, ये रिव्यू है, यहां पर आप बैक फुट पे आ जाते हैं, कम काम करते हैं, कम फीस लेते हैं, हल्के वाली एश्योरेंस दे देते हैं। ऑडिट में ज्यादा काम करते हैं, ज्यादा फीस लेते हैं और महंगे वाली बड़े वाली एश्योरेंस देते हैं। सर ऑडिट एक तो रिक्वायरमेंट है स्टैच्यूटरी, वो मिसाल के तौर पे ऑडिट सालाना फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट कराना जरूरी होता है और 6 माह का रिव्यू कराया जाता है, तो ये बात है, स्टैच्यूटरी रिक्वायरमेंट है। रिव्यू में उतनी डिटेल में चेकिंग नहीं होती। तो भाई अगर मैं सर एक तरफ है ऑडिट, एक तरफ है एश्योरेंस में, एक तरफ है हाई लेवल एश्योरेंस और दूसरी तरफ है लो लेवल एश्योरेंस। हाई लेवल एश्योरेंस का मतलब है रीजनेबल एश्योरेंस और लो लेवल एश्योरेंस का मतलब है लिमिटेड मॉडरेट लेवल एश्योरेंस। एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं होती है, इंशाल्लाह इसी के साथ कनेक्टेड अगला एरिया है कि ऑडिटर एब्सोल्यूट एश्योरेंस देता है या नहीं देता। ऑडिटर एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं देता, क्यों नहीं देता अभी डिस्कस करना है। रीजनेबल एश्योरेंस है, उधर लिमिटेड एश्योरेंस, पहली बात। हाई लेवल एश्योरेंस की एग्जांपल है ऑडिट, लो लेवल एश्योरेंस की एग्जांपल है रिव्यू। हाई लेवल एश्योरेंस में ओपिनियन क्या होती है, पॉजिटिव एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन। लो लेवल एश्योरेंस में नेगेटिव एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन। हाई लेवल एश्योरेंस में हम कहते हैं दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। सर आपने नोट किया है, सिंपल क्या लिख दिया है, दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये पॉजिटिव एश्योरेंस है। और नेगेटिव एश्योरेंस में पता क्या लिखते हैं, nothing has come to our attention that causes us to believe that these financial statements do not give true and fair view।
हमने कुछ ऐसा नहीं देखा, हमारी अटेंशन में कुछ ऐसा नहीं आया जिसकी बेस पर हम ये कह देंगे ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे रही। दिस इज एश्योरेंस में फी भी ऑडिट में ज़्यादा होती है, रिव्यू में कम होती है। सर काम ज़्यादा करेंगे ना, एक बंदा 100 एसी चेक कर रहा है, एक बंदा 15 एसी चेक कर रहा है, तो वो 100 एसी चेक करने वाला ज़्यादा पैसे लेगा। डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, 1 करोड़ भी हो सकती है, 2 लाख भी हो सकती है। ठीक है, अगर आप मिसाल के तौर पर नेस्ले का ऑडिट कर रहे हैं तो 2.5 लाख फीस हो सकती है। एमसीबी का ऑडिट कर रहे हैं और सॉरी 2.5 करोड़ रुपया फीस हो सकती है। एमसीबी का ऑडिट कर रहे हैं 3 करोड़ रुपया फीस हो सकती है। नफीस दही भल्ले का ऑडिट कर रहे हैं 75,000 फीस हो सकती है। डिपेंड करता है ना कि वो इदारा कौन सा है। ऑडिट नॉर्मली ईयर एंड के बाद, मतलब ऑडिट के लिए नॉर्मली जो है कंपनी टू कंपनी वेरी करता है, मगर हमने कंपनी लॉ में आपको पढ़ाया था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो फाइनलाइज करके उसका ऑडिट करके एनुअल जनरल मीटिंग के नोटिस में वो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भेजनी होती है। इसका मतलब है कि एनुअल जनरल मीटिंग का नोटिस जब भेजना है तब तक ऑडिट कंप्लीट होकर हमारे पास हो गया होगा तो ही हम उसको भेजेंगे ना, तो वो अकॉर्डिंगली हम उतना टाइम होता है 2-2.5 माह का। जी ये दो डिफरेंट, हम प्रोसीजर सेम ही होते होंगे लेकिन हम एक्सटर्नल ऑडिटर की बात करें, गवर्नमेंट जो है उसमें भी ऑडिट जनरल ऑफ पाकिस्तान की अब बात करें एजीपी, उसमें भी होता है, लेकिन हम एक्सटर्नल ऑडिट की बात करें सरकारी इदारों को ऑडिट करने के लिए कुछ सरकारी इदारे ही होते हैं जो ऑडिट कर रहे होते हैं, ऑडिट जनरल ऑफ पाकिस्तान। लेकिन यहाँ पर कंपनीज की ऑडिट की बात हो रही है मेनली, प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है, गवर्नमेंट भी हो सकती है, पब्लिक कंपनी भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे हमारा टारगेट मेनली शेयर होल्डर। प्रोसीजर यही होते हैं सर जी। हाई लेवल एश्योरेंस में ज्यादा प्रोसीजर्स होते हैं, प्रोसीजर ज्यादा होते हैं तो ही फी ज्यादा होती है, जबकि लो लेवल एश्योरेंस में फी और प्रोसीजर्स दोनों कम होते हैं। एक सर एनुअली सर लिस्टेड कंपनी में एनुअल ऑडिट कराया जाता है और इसी लिस्टेड कंपनी में हाफ ईयरली या सेमी एनुअली रिव्यू होता है। तो ये समझ आ रही है? तो ये चलो एक बार इसको देख लीजिए, मैंने तकरीबन सारी बातें इसके हवाले से कर दी। ये आपके किताब के चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 14 तक ऑडिट है और सिर्फ एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 15 जो कि रिव्यू का चैप्टर है बस। तो जब मैं रिव्यू के चैप्टर पर जाऊंगा तो फिर दोबारा इंशाल्लाह ये वाली डिस्कशन करूंगा। एश्योरेंस ब्रॉडर है, ऑडिट रिव्यू दोनों एश्योरेंस के अंदर है। सर आप कल आए थे, मैंने आपको कहा था 2 तरह की एंगेजमेंट है, एक एश्योरेंस और एक नॉन एश्योरेंस। एश्योरेंस में ऑडिट भी था, एश्योरेंस में रिव्यू भी था, एश्योरेंस में अदर देन ऑडिट एंड रिव्यू एश्योरेंस भी थी। तो एश्योरेंस एक ब्रॉडर टर्म है। हाई लेवल एश्योरेंस दे रहे हैं
लो लेवल एश्योरेंस दे रहे हैं, दे तो एश्योरेंस रहे हैं ना, आप किसी बंदे को चेक करके रिपोर्ट दे देंगे ये ठीक है या नहीं। एश्योरेंस में पार्टियां 3 होती हैं, सबसे बड़ी निशानी है। नॉन एश्योरेंस में पार्टियां 2 होती हैं, एक काम देने वाला, एक काम करने वाला, खत्म। नॉन एश्योरेंस में पार्टियां 2 होती हैं, एश्योरेंस में पार्टियां 3 होती हैं, एक काम करने वाला, एक काम को चेक करने वाला, और एक बंदा जिसने काम को चेक करने के लिए बंदा बुलाया हुआ है, जिसने काम करवाया हुआ। मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रही है, शेयर होल्डर मालिक है, शेयर होल्डर ने हमें एंगेज किया है, तो 3 पार्टियां होगी ना, एक चेक करने वाला, एक जिसने चेक करने वाला एंगेज किया, और एक जिसने असल काम किया हुआ। रिस्पॉन्सिबल पार्टी, प्रैक्टिशनर और इंटेंडेड यूजर। मुझे एक बात, लिमिटेड स्कोप रिव्यू सिर्फ पब्लिक, अच्छा एक है स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट। स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है एनुअल का ऑडिट और हाफ ईयरली का रिव्यू, ठीक है। हाँ, अब अगर ये अनलिस्टेड है या ये नहीं है, मतलब प्राइवेट कंपनी है, दोनों केसेस में यहाँ पर रिक्वायरमेंट, ऑडिट की रिक्वायरमेंट और रिव्यू की रिक्वायरमेंट फिर तब्दील हो जाती है। यानी अभी हम आगे कंपनीज एक्ट में पढ़ेंगे कि किस इदारे को ऑडिट करवाना चाहिए या किस इदारे के लिए ऑडिट होना चाहिए, वहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। अगर वो जो है वो ऑडिट नहीं कराना उसने, तो उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। लिस्टेड कंपनी के अलावा किसी इदारे की रिव्यू की रिक्वायरमेंट नहीं होती। रिव्यू की ये स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है, उसके अलावा नहीं होती रिक्वायरमेंट, ठीक है, रिव्यू की। ऑडिट की होती है रिक्वायरमेंट, ठीक है, 1 मिलियन से ऊपर की, तो वो इंशाल्लाह आगे चैप्टर यूनिट 3 है इसी चैप्टर का, उसके अंदर पढ़ना। लो सर, हम अब एश्योरेंस को देखते हैं कि जनाब एश्योरेंस क्या थी, ये बात हो गई। लेवल्स ऑफ एश्योरेंस रीजनेबल और लिमिटेड, ये बात हो गई। तीसरे नंबर पे आप आ जाइए, एश्योरेंस प्रोवाइडेड बाय रिव्यू। अच्छा, अगर मैं इसको गो थ्रू करा ही दूं, एश्योरेंस हाई लेवल है लेकिन एब्सोल्यूट नहीं होती। अच्छा, ऑडिट में कौन सी एश्योरेंस होती है सर? हाई लेवल एश्योरेंस होती है लेकिन एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं होती। सर एब्सोल्यूट एश्योरेंस क्यों नहीं होती? एज देयर आर सम इनहेरेंट लिमिटेशंस, कुछ इनहेरेंट लिमिटेशंस की वजह से एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं होती। वो लिमिटेशंस क्या है, इंशाल्लाह कल डिटेल से पढ़ाऊंगा। वो लिमिटेशन ही डिसएडवांटेजेस भी हैं ऑडिट के, ठीक है, वो इंशाल्लाह मैंने कल बताना है। थोड़ा सा आगे चलूँगा, रिव्यू के हवाले से क्या एश्योरेंस है, उसने कहा वॉलेंट्री इन्वेस्टिगेशन होती है, मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस है, हम नेगेटिव फॉर्म में एश्योरेंस देते हैं। और जुमला क्या होता है, नथिंग हैज कम टू आवर अटेंशन दैट कॉजेज अस टू बिलीव दैट द कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। अ कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। यार बात सुनिएगा, ये जुमला 2 बार आ गया है, इसको नोट कर लीजिए, इसको करेक्ट करा दें। यार ये 2 बार है, ये 1 बार होना चाहिए। A review does not provide the same amount of assurance as an audit. 1 मिनट ठहरिए, मैं इसको हाईलाइट कर दूं ताकि बाद में मुझसे पूछे तो उसे कहें ये वाला बुलेट रिमूव करना बस। रिव्यू ऑडिट जितनी डिटेल में नहीं होता और रिव्यू ऑडिट जितनी एश्योरेंस भी नहीं देता। सर एक बात है, मैं आपसे पूछता हूँ, आप घर में मिनरल वाटर आपने लगवाया हुआ है, तो मिनरल वाटर नलके में तो पानी आ रहा है, आप जो उसको पैसे दे रहे हैं इस चीज़ के दे रहे हैं कि मेक श्योर हो कि ये पानी साफ, ऐसा ही है ना सर? तो
अब आपको कितनी एश्योरेंस चाहिए कि पानी साफ? आपके साथ एक बंदा है, उसकी दुकान है, वो मिनरल वाटर ही बेचता है, या आप कहते कि नहीं यार मैं 100% इंश्योरेंस लेने जाता हूँ तो नेस्ले का ले लें, जितने पैसे भरेंगे उतनी इंश्योरेंस मिल जाएगी, ऑडिट कराएंगे ज़्यादा इंश्योरेंस मिल जाएगी, रिव्यू कराएंगे कम इंश्योरेंस मिल जाएगी। ठीक हो गया भाई? सर, a review does not provide the same amount of assurance as an audit. Negative assurance is necessary in situation where the accountant cannot obtain बाज़-औक़ात अकाउंटेंट के पास एविडेंस ही, अकाउंटेंट को एविडेंस ही नहीं मिल पाती चार्टर्ड अकाउंटेंट को, और उस केस में फिर वो ऑडिट से पॉजिटिव इंश्योरेंस से नेगेटिव इंश्योरेंस की तरफ आता है। ये वाली बात भी समझने की जरूरत है। वो कहते हैं नेगेटिव इंश्योरेंस बाज़ औक़ात नेसेसरी हो जाती है उन सिचुएशन में जहां अकाउंटेंट के पास सबूत मौजूद नहीं होते। सर इसकी एग्जांपल उसने, एक तो मैंने आपको कहा था कि रिव्यू जो हाफ ईयरली होता है, एक एग्जांपल उसने दी है कैश फ्लो फोरकास्ट जो है उसका भी रिव्यू कर देता है ऑडिटर बेस्ड ऑन द अजम्पशंस। तो ये भी रिव्यू की एक एग्जांपल है। किधर भाई? ये वाली बात कर रहे हैं, ये वाला? हाँ, रिव्यू मॉडरेट लेवल ऑफ इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगा कि जो चीज आप चेक कर रहे हैं उसमें कोई गलती नहीं है, फ्री फ्रॉम मटेरियल स्टेटमेंट, को गलती नहीं है। ऑडिट रीजनेबल इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई गलती नहीं है। रिव्यू मॉडरेट लेवल ऑफ इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई गलती नहीं है, फ्री फ्रॉम मटेरियल स्टेटमेंट। रिजल्टिंग ओपिनियन नेगेटिव एक्सप्रेशन है, ये वाला जुमला भी आ गया। ऑडिट जितनी एश्योरेंस रिव्यू नहीं देता, और नेगेटिव एश्योरेंस जो है वो नेसेसरी होती है इन सिचुएशन वेयर द अकाउंटेंट या ऑडिटर कैन नॉट ऑब्टेन sufficient evidence to provide positive assurance. The management of the client entity may ask the audit firm to carry out a review of the cash flow forecast that relate to the future and is based on many assumptions. वो कहता है बाजों का अकाउंटेंट को जब उसको सिचुएशन बाजों का ऐसी आ जाती है कि उसको सफिशिएंट एविडेंस नहीं हासिल कर सकता, उस वक्त भी नेगेटिव एश्योरेंस दे देता है। और उसने एग्जांपल ये दी है कैश फ्लो फोरकास्ट है, फ्यूचर में क्या होना है उसकी फोरकास्ट। अब इसके बारे में सबूत अवेलेबल है? सर जी आपने गाड़ी खरीदी है, इसकी तो इनवॉइस होगी, आप 6 माह बाद गाड़ी खरीदेंगे, इसका तो सबूत मौजूद नहीं। जब इस तरह का सीन आ जाए कि आपके पास सफिशिएंट एविडेंस मौजूद ना हो सकती हो, तो फिर ऑडिटर पॉजिटिव इंश्योरेंस की बजाय क्या कर देता है, नेगेटिव इंश्योरेंस देता है। जैसे कैश फ्लो फोरकास्ट के लिए वो नेगेटिव इंश्योरेंस है। सर जी बात समझ में आ रही? ये फोरकास्ट होती हैं उसके लिए भी रिव्यू कर दिया जाता है, चूंकि सबूत बहुत ज़्यादा मौजूद नहीं होता। सर उसके बाद एलिमेंट्स ऑफ एंगेजमेंट है, ये तो मैंने काफ़ी डिटेल से आपको कस्ट वाली सारी बात बता दी। ये वाली बात भी मैंने बता दी हुई है। ये यूज होती है लेकिन ये हमारे सिलेबस में नहीं है ना। अदर देन ऑडिट एंड रिव्यू हमारे सिलेबस में है, ये भी हमारे सिलेबस में नहीं है, ये सारा भी हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में मेनली ऑडिट है जो 1 से लेके 14 तक है, और रिव्यू है जो चैप्टर नंबर 15 है। बस वो फाइनल में इंशाल्लाह पढ़ाएंगे। अच्छा जनाब,
कल ही शुरू करूँगा यार ये वाला एरिया। अब मैंने आपको कल इंशाल्लाह ये पढ़ाना, ऑडिटर एब्सोल्यूट एश्योरेंस क्यों नहीं देता, ये पढ़ाऊंगा पहले, और फिर उसके बाद आपको पढ़ाऊंगा एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट। ठीक है, इंशाल्लाह कल ये वाला एरिया कवर करूंगा। मैं कहा बात शुरू होगी तो फिर ये ना सारी बातें कनेक्टेड हैं, और हमने आपको आज एश्योरेंस और लेवल ऑफ एश्योरेंस और हाई लेवल एश्योरेंस और लो लेवल एश्योरेंस ये सारी बातें पढ़ाई। इंशाल्लाह कल इससे आगे चलेंगे, ऑडिटर एब्सोल्यूट एश्योरेंस क्यों नहीं देता, इसको डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।